हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की हमारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर मेक आईएएस की होने वाली है। और मेक आईएएस में यहाँ पर हम हिस्ट्री के क्वेश्चनों की बात करेंगे और हिस्ट्री के साथ साथ में जैसे कि हम फुल टेस्ट लगाने से लगे हैं तो हिस्ट्री के साथ साथ में हम हिंदी के क्वेश्चनों की यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरह वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता सके और आप लोग अपनी तैयारी को पूर्ण रूप जो है सही से दे सके। तो शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में है, आपको शायद परेशानी ज्यादा नहीं होगी। बाकी की अगर मैं जूम इसको कर दूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन है वहां पर कट जाते हैं आप लोगों को, जैसे कि देखा है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन को थोड़ा वैसे वाइड एंगल में कर लिया करो तो आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आज का अपना पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन घटनाओं का सबसे प्रारंभिक समय से सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहली घटना कौन सी घटित हुई, उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई, इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे हम बात करें कोचीन में पहले पुर्तगाली फोर्ट की स्थापना, तो कोचीन में पहले पुर्तगाली फोर्ट की स्थापना 1503 में की गई थी। वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत आगमन आपका 1502 में हुआ था। गोवा को पुर्तगाली भारत की राजधानी घोषित, हम कहेंगे गोवा को पुर्तगाली भारत की राजधानी 1530 में घोषित किया गया था। अल्फ्रांसो अल्बुकर्क द्वारा बीजापुर सल्तनत गोवा पर कब्जा, तो आपका जो कब्जा है 1510 में किया गया था। तो आपके जो यहाँ पर डेट सारी लिख दी है, आपका ऑप्शन रहेगा दूसरा वाला करेक्ट। पहले नंबर पर दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर अंतिम में आपका तीसरा आएगा। तो आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इस कथन की बात करने से पहले आपको सभी को पता होना चाहिए हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप पर आप मल्टीपल कोर्सेज की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज के अलावा यहाँ पर आपके कोर्सेज चालू हैं। कोर्सेज को आप हमारी क्विक रिवीजन नोट्स नाम से एक पीडीएफ नोट्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और आपको ये ऑफलाइन होम डिलीवरी भी मिलती है और आपको यहाँ पर ई बुक भी मिल जाती है। तो आप दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, जो भी आपको चॉइस करना हो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप पे सर्च कर लेना है प्ले स्टोर पर यूपीएससी नट। खैर हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विचार करते हैं। पुर्तगालियों ने सन 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, करेक्ट है। भारत में गौथिक वास्तुकला की शुरुआत डचों के द्वारा की गई थी, नहीं, गौथिक वास्तुकला की शुरुआत की बात कर रहा है। जो गौथिक वास्तुकला की शुरुआत थी वो आपके पुर्तगालियों ने ही शुरुआत की थी। किसने? पुर्तगाली के द्वारा शुरुआत की गई थी। एक तरीके से नुकीली ऐसे आपकी हुआ करती यहाँ पर स्थापित किला। साथ में पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू की खेती का भी प्रचलन यहाँ पर बड़ा हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए विचार करते हैं। डच नीदरलैंड के निवासी थे, करेक्ट है। कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच यात्री था, ये भी करेक्ट है। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई थी, ये भी करेक्ट है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा, हम कहेंगे भाई तीसरा वाला गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना सूरत में नहीं की गई थी, तो कहां पर की गई थी? मसूलीपट्टनम में। कहां पर की गई थी? मसूलीपट्टनम में आपकी प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। तो तीसरा वाला गलत है, केवल पहला दूसरा सही है। ए ऑप्शन पर हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, आप लोगों ने करंट अफेयर्स देखी या नहीं देखी? अभी तक करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों ने देख ली नहीं देख ली? अरे भाई चैनल पर जाके कवर कर लो, करंट अफेयर्स की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, देख लीजिए। और साथ में ऐप पर भी देख लेना, ऐप पर भी डल चुकी है। क्वेश्चन की बात करेंगे। अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क से संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, कितने कथन सही है। तो अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पर कितने ऑप्शन हमारे करेक्ट है। जैसे बात करें, प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया था, तो भाई प्रथम पुर्तगाली नहीं था, द्वितीय पुर्तगाली वायसराय के रूप में 1509 में भारत में आया था। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क। क्या ये सही है? हम कहेंगे भाई पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, करेक्ट है। इसने गोवा को अपना मुख्यालय बनाया था। इसने गोवा को मुख्यालय बनाया था क्या? हाँ, हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। पुर्तगालियों पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। तो भाई पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए पुर्तगाली प्रोत्साहित इसने किया था। तो आपको एक चीज याद रखना है, गोवा को इसने मुख्यालय न बनाकर गोवा को इसने क्या किया था? सांस्कृतिक और सत्ता के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। संस्कृति और सत्ता के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था, बल्कि मुख्यालय नहीं बनाया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दूसरा और चौथा सही है। हम कहेंगे केवल दो ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, दो ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए बात करेंगे कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है। जैसे बात की जाए तो मुगल शासक अकबर ने सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो भाई अकबर के द्वारा नहीं दी गई थी, जहांगीर के द्वारा दी गई थी। किसने? जहांगीर ने दी थी। तो पहला वाला गलत हो गया। मुगल शासक शाहजहां के दरबार में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूध टॉमस रुआया था। तो शाहजहां के शासनकाल में नहीं आया था, जहांगीर के ही शासनकाल में आया था। तो दूसरा वाला भी गलत है। पूछा है कौन सा यहाँ सही है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से उनके स्थापना वर्ष के अनुसार एक काल क्रम में व्यवस्थित करें। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1628 में हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर तीसरा डी वाला सही रहेगा। तीसरा चौथा पहला और दूसरा, तीसरा चौथा पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो इसी फॉर्मेट में आप रहेंगे। अब देखो बहुत सारे लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1628 में हुई थी, उस पे यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, कहेंगे सर गलत पढ़ा दिया। नेट पे कर लेना, समझ में आ जाएगा मैंने गलत पढ़ाया है सही पढ़ाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से विचार करें, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष है और उनसे संबंधित संधि है। तो भाई प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है आपका एक्सला सापेल की संधि से समाप्त हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो पांडुचेरी की संधि समाप्त हुआ, ये भी करेक्ट है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो पेरिस की संधि समाप्त हुई, ये भी करेक्ट है। हम कहेंगे सी वाला रहेगा। तीनों युग्म हमारे यहाँ पर सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं का एक अधिकार पत्र प्रदान किया? इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किसके द्वारा दिया गया था? फर्रुखियन ने दिया था। और फर्रुखियन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं इतनी ज्यादा दे दी थी कि मैग्ना कार्टा के रूप में इसको घोषित जो है किया गया था। नेक्स्ट आता है कि कौन सा भारत में पुर्तगालियों के पतन का कारण था? तो पुर्तगालियों के पतन के इनमें से कारण कौन कौन से रहे हैं? तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति, बिल्कुल करेक्ट है। बर्बरतापूर्ण समुद्री लूटपाट, ये भी सही है। अल्बुकर्क की अयोग्य उत्तराधिकारी, ये भी करेक्ट है। अंग्रेजों और अन्य शक्तियों का विरोध होना, ये भी। तो हमारे ऑप्शन चारों सही है। पुर्तगालियों के लिए पतन के कारण यहाँ पर चारों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान या स्थानों पर डचों के द्वारा व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए? तो भारत में डचों के द्वारा व्यापारिक केंद्र कहां कहां पर स्थापित यहाँ पर किए गए थे? पुलिकट में स्थापित किया गया था, चिंतुरा में भी किया गया था, कोचीन में भी और नागपट्टनम में। तो चारों ऑप्शनों में ऐसे हैं कि डचों के द्वारा व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे। हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में व्यवस्थित पुर्तगाली शासकों को कालक्रम में व्यवस्थित किए। पुर्तगाली जो शासक थे इनको एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे अल्मीड़ा की बात करें, कब आया था? 1505 से लेकर 1509 के बीच में यह रहा था। नीना डी कूना की बात करें तो नीना डी कूना आपका 1529 से लेकर 1538 तक रहा था। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क की बात करें तो 1509 से लेकर 1515 तक ये रहा था, है ना। और अगर हम 1515 और अगर हम बात करें यहाँ पर अल्फ्रांसो डिसूजा की तो यह 1942 से लेकर 1945 के आसपास रहे थे। तो ऑप्शन जो रहेगा हमारा 1, 3, 2, 4 रहेगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो सारी चीजें लिख दी है, थोड़ा सा अच्छे से देख लेना क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, मिलाने के लिए आ जाते हैं। खैर क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे, किसे बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो बंबई का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जेरोड आग्नियार को मानता है। किसको? जेरोड आग्नियार को बंबई का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो सहायक संधि प्रणाली के बारे में इसका वास्तव में पहली बार फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्ले के द्वारा इसका प्रयोग जो है सहायक संधि का किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। व्यापक स्तर पर प्रयोग जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भाई लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक रूप से इसका प्रयोग नहीं किया था, लॉर्ड वेलेजली ने किया था। कैसा किया? लॉर्ड वेलेजली ने। तो ऑप्शन आपका केवल पहला वाला सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में स्थापित किले और यहाँ पर बात कर रहा है स्थान। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन से किले का जो स्थापना है कहां पर की थी, है ना। सेंट फॉर जॉर्ज की बात किया तो मुंबई महाराष्ट्र में की थी, लेकिन चेन्नई में की थी। सॉरी आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात कर रहा है, ये कहां पर की थी? आपका मद्रास चेन्नई में की थी। कब की थी? तो यहाँ पर हम यहाँ पर डेट में लिखते जा रहे हैं, 1639 में की गई थी। शैवरी का किला की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 1680 में। थालासेरी किला की बात की जाए, थालासेरी का कन्नूर केरल में हुआ था 1683 में। और फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुआ था बंगाल में, आपका ध्यान रखिएगा 1697 में। तो इन तरीके के कहां कहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किलों की स्थापना कहां कहां पर की है, कब कब की है, मैंने आपको बता दिया है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर करेक्ट था वो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है बी वाला यहाँ पर करेक्ट था, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। पांडुचेरी भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी था, करेक्ट है। फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडुचेरी पर अपना वर्चस्व जो है स्थापित कर लिया था, ये भी ठीक है। दोनों ऑप्शन सही है, हमारा 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बात करें हम बेदरा का निर्णायक युद्ध कब हुआ था, तो बेदरा का जो निर्णायक युद्ध है 1759 में हुआ था। जॉब चौनॉक के द्वारा कोलकाता की स्थापना कब की गई थी, 1690 में की गई थी। जोनाथन डंगन के द्वारा बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो हम कहेंगे 1791 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की बात करें तो 1793 में लागू की गई थी। सारी चीजें आपकी 1793 से और 1700 और 1690 के आसपास की हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, ऑप्शन जो रहेगा हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा ठीक है। तो बेदरा का जो युद्ध है आपका 1759 में हुआ था। लेकिन यही एक चीज, एक और युद्ध याद कर लेते हैं हम, वांडीवास का युद्ध। कौन सा, वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास के युद्ध की बात की जाए कब हुआ था, तो हम कहेंगे ये आपका 1760 में हुआ था। तो दोनों युद्धों को आप थोड़ा सा एक नजर जरूर मान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई गई थी। तो कई सारी फसलें थी जो पुर्तगाली भारत में लाए थे, जैसे मिर्च भारत में लाए थे, पान का पत्ता भारत में नहीं लाए थे, आलू भारत में लाए थे, तमाकू भी भारत में लाए थे। तो पान, मिर्च, आलू और तमाकू, मिर्च, आलू, तमाकू आपका पुर्तगालियों के द्वारा भारत में जो है लाया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में विचार करना है। यह युद्ध अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव ने नेतृत्व में लड़ा गया था। तो भाई आपको याद रखना है, लॉर्ड क्लाइव ने नहीं लड़ा था, लॉर्ड वेलेजली ने लड़ा था। किसने, वेलेजली के द्वारा लड़ा गया था। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है, यह युद्ध 1809 में पूना की संधि से समाप्त हुआ था। तो भाई साहब ये 1806 में पूना की संधि समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि राजपुर घाट की संधि समाप्त हुआ था। राजपुर घाट की संधि से समाप्त हुआ था। तो दूसरा वाला भी गलत है। पूछा है कौन सा सही है ना, तो पहला सही है, ना ही हमारा ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सालवाई की संधि के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। सालवाई की संधि में बारे में कह रहा है, यह संधि वर्ष 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे, करेक्ट है। इस संधि में पहले आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। ऑप्शन हमारा बी वाला रहेगा, दोनों ऑप्शन जो है सालवाई की संधि के बारे में सही है। नेक्स्ट आता है, स्वाली ये युद्ध के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सी बात कर रहे हैं, स्वाली का युद्ध। अब स्वाली का युद्ध है, यह एक नौसैनिक युद्ध था जो ब्रिटिश कंपनी और मराठों के बीच में लड़ा गया था। तो भाई स्वाली का जो युद्ध है, आपको ध्यान रखना है, यह जो युद्ध है पुर्तगालियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया था, स्वाली का। तो पहला वाला तो हो गया गलत। दूसरा है, इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व थॉमस बेस्ट ने किया था। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, थॉमस बेस्ट ने किया था। केवल डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, पहला वाला तो गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो भाई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा रहा है, इसकी स्थापना 1664 में की गई थी, करेक्ट है। इसकी स्थापना के लिए फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 14वें जो है उनकी राजाज्ञा से प्रदान की गई थी, ये भी करेक्ट है। तो हमारा डी वाला रहेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर बना था। भाई फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर की बात कर रहा है, कौन सा व्यक्ति बना था, तो हम कहेंगे चार्ल्स आयर बना था। चार्ल्स आयर था फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर बना था। नेक्स्ट आता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में कौन सा सही है। यह युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था और इस युद्ध की समाप्ति एक्सला सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। 1746 से 1748 के दौरान ये जो युद्ध है आपका किया गया था। तो आपके ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है इसमें, ये भी आपका डी वाला ही यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस विल्टर सर्जन ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर को एक प्राणघातक फोड़े से मुक्ति दिलाई थी। तो भाई साहब फर्रुखसियर को प्राणघातक फोड़ा हो गया था, समझ सकते हो, फुंसी की तरह बड़ा होता है इसका रूप, तो फोड़ा हो गया था। लेकिन एक सर्जन थे मुगल सम्राट के, तो ब्रिटिश सम्राट के एक सर्जन थे, उन्होंने मुक्ति दिलाई थी। कौन से थे, तो विलियम हैमिल्टन थे। विलियम हैमिल्टन ने इसको मुक्ति दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा यहाँ पर विचार करें सही है। तो कथन बहुत सारे हैं, यहाँ पर सही बात कर रहा है कौन सा है। 18वीं शताब्दी के
प्रारंभिक चरण में बंगाल के सूबेदारों ने स्वतंत्र होकर नवाब की उपाधि धारण करना प्रारंभ कर दिया था। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है मुर्शिद कुली खां बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब बना था, ये भी करेक्ट है। तीसरा है अलीवर्दी खान ने बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज खां को घेरिया के युद्ध में पराजित कर बंगाल की सूबेदारी को हासिल किया था। तो हम कहेंगे तीनों ही कथन हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं, तो हम ए वाली पे आएंगे, 1 2 3 हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे किनका संबंध बक्सर के युद्ध से है। तो इन तीनों ऑप्शनों में बात कर रहा है कि बक्सर के युद्ध से किन किन व्यक्तियों का संबंध है। अवध की सुजाउद्दौला का बिल्कुल करेक्ट संबंध था। बंगाल के नवाब मीर कासिम का, इनका भी संबंध था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का, इनका भी संबंध था। तो तीनों का व्यक्तियों का संबंध आपके बक्सर के युद्ध से था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को आपका बक्सर का जो है युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना जीत हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे अंग्रेजों की कुशल आक्रमणता की नीति के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई अंग्रेजों की कुशल आक्रमणता नीति के बारे में विचार करना है, सही कौन सा है। चलिए सही ऑप्शन को देखेंगे। इस नीति को स्पष्ट रूप से सबसे पहले लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने प्रतिपादित किया था। किसने? लॉर्ड बुक ने प्रतिपादित किया था। तो सीधी सी बात किया है तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है या सही है? तो हम कहेंगे ये ऑप्शन गलत है। अंग्रेजों ने इस नीति का प्रयोग अफगानिस्तान के संदर्भ में किया था, बिल्कुल करेक्ट है। तो केवल ऑप्शन सी वाला रहेगा, दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ आंग्ल अफगान युद्ध है, उनकी अवधि है। जैसे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध आपका 1839 से 42 में हुआ, करेक्ट है। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? तो दूसरा आपका 1878 1880 के बीच में हुआ, ये भी करेक्ट है। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? तो आपका ये 1876 कब हुआ था? 1876 से लेके 1880 के बीच में हुआ था। तो हम कहेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर केवल ऑप्शन 2 रहेंगे सही है, जबकि तीसरा वाला जो गलत था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के आधार पर विलय की नीति रियासतों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के आधार पर विलय की नीति के बारे में बात कर रहा है, इनको रियासतों के बारे में विचार करें, कौन सा सही है। तो भाई सतारा आपका कब हुआ था? 1848 में विलय किया गया था। बघाट की बात की जाए तो बघाट आपका 1850 में, उदयपुर 1852 में और झांसी 1853 में। यहां पर नागपुर भी था 1853 में, यहां पर नागपुर का भी विलय हुआ था, नागपुर का 1854 में। तो ऑप्शन में आपका जो रहेगा वो आपका ए वाला रहेगा, क्योंकि एक लाइन से ऑटोमेटिक ही यहां पर बताए गए हैं, सही है। डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत की नीति का पालन यहां पर विस्तृत रूप से किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। विचार करें अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। तत्कालीन अवध का नवाब वाजिद अली शाह थे, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला रहेगा, दोनों ऑप्शन हमारे सही है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा आप लोगों से अपडेट है कि भाई इतना सा आप लोग भी कर सकते हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर करते हो। साथ में आपके लिए इतनी मेहनत से पीडीएफ वगैरह इतना लाता हूं, और इन सभी चीजों की आप पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर आप लोग ध्यान रखिएगा हमारे ऐप से यूपीएससी नेट ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी जाइएगा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट और व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे लॉर्ड लिटन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो लॉर्ड लिटन के बारे में बात कर रहा है, इसने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की थी। तो अकाल आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो हम कहेंगे 1878 में की गई थी, ऑप्शन आपका पहला वाला करेक्ट हो जाता है। इनके समय ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इनके समय में नहीं की गई थी, 1784 में की गई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, तो 1784 में की गई थी वारन हेस्टिंग्स के समय में। तो दूसरा वाला गलत है, केवल आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के संबंध में क्रियान्वयन को एक कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की प्रणाली है और इनको क्रियान्वयन करना है, कौन सा कब हुआ। जैसे अगर हम बात करें मराठा पेशवा आपका 1802 में हुआ था। निजाम हैदराबाद की बात करें 1798 में हुआ था। सिंधिया के साथ आपकी बात किया तो 1804 में हुआ, और अवध के साथ विलय की बात की जाए तो आपका अवध के साथ 1801 में हुआ। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा चौथा पहला और तीसरा, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को वापस पेशवा बनाने के लिए युद्ध को प्रारंभ किया था, बिल्कुल करेक्ट है। इसी युद्ध के दौरान 1776 में पुरंदर की संधि भी की गई थी। पुरंदर की संधि की बात करें तो इस संधि को अंग्रेजों को मानने के लिए मुकर गए थे, और 1775 में सूरत की संधि इन्होंने कर चुकी। सीधी सी बात यह 1776 पुरंदर की संधि हुई और आंग्ल मराठा युद्ध रघुनाथ राव संबंधित है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
आंग्ल मराठा युद्ध बहुत सारे हुए थे, थोड़ा आप इनको और भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आंग्ल मराठा युद्ध में जो संधियां थी इनको कालक्रम में कीजिए। तो आंग्ल मराठा युद्ध में कुछ संधि हुई थी, है ना, जो आंग्ल मराठा युद्ध में, यहाँ पर लिख देता हूं, आंग्ल मराठा युद्ध में जो संधि थी उन संधि के बारे में बात करें। जैसे सालबाई की संधि कब हुई, 1782 में की गई थी। मंदसौर की संधि कब की गई, 1818 में की गई थी। सूरत की संधि कब की गई, तो 1775 में की गई थी। और बशीन की संधि की बात करें तो आपकी 1802 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर रहेगा बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो आप इनको एक आराम से मिला लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना है। निम्नलिखित में से द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? भाई आपकी बात कराए, फादर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? हम कहेंगे लियोनेल कल्टिश को माना जाता है। लियोनेल कल्टिश नाम की व्यक्ति हैं, आपकी द्वैध शासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में विचार करना है। इसके माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। करेक्ट है। इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक एकाधिकार से वंचित हो गई? नहीं, 1773 में तो वाणिज्यिक अधिकार से वंचित नहीं हुई थी, बल्कि 1813 के अधिकार से वंचित हुई थी, लेकिन चाय और चीन के साथ फिर भी व्यापार हो रहा था। वहीं 20 साल के बाद 1833 में चाय और चीन के साथ भी व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। तो इन ऑप्शनों में हमारा केवल पहला वाला ही सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से घटनाओं पर कालक्रम में व्यवस्थित करिए। इन कालक्रम में व्यवस्थित करना है, कैसे करेंगे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। सुंगोलू की संधि आंग्ल भारत नेपाल के युद्ध में आप कहेंगे 1816 में की गई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात किया तो 1845 में 46 में हुआ था, है ना। और कलकत्ता 45-46 में, और कलकत्ता बॉम्बे मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1865 में हुआ था। तो एक सिक्कों से ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर रहेगा सी वाला। 1 2 3 4 ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के प्रति घेरे की नीति के संदर्भ पर विचार करें। तो भाई घेरे की नीति मतलब किसी को घेर लिया जाए, मारा जाए, फिर घेरे की नीति के बारे में विचार करें। इस नीति का आधार हस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व था, बिल्कुल करेक्ट है। इस नीति का निर्माता वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है, हम कहेंगे ये भी सही है, तो बी वाला रहेगा, दोनों ऑप्शन वहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ युद्ध है और एक तरफ तत्कालीन गवर्नर जनरल है। कौन सा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ और कौन सा यहाँ पर करेक्ट सही है? जैसे बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के समय नहीं हुआ, बल्कि हैरी वेरेल्ड के समय में हुआ था। किसके? हैरी वेरेल्ड्स के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ। किसके? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो हम कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। तो केवल आपका ऑप्शन चौथा वाला ही सही है, तो केवल एक एवं सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित युद्धों को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था। मुदकी का युद्ध कब हुआ? तो मुदकी का युद्ध आपका 1845 में हुआ था। शकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? शकरखेड़ा का 1724 में हुआ। और बात करें हम यहाँ पर पोर्टो नोवो की लड़ाई कब हुई? पोर्टो नोवो की लड़ाई 1781 में हुई। भाई आपको ये सारी चीजें ऑप्शन याद कर लेना है, 1724 लिखा ही है ना, 1724, तो आपको याद कर लेना, बी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अच्छा यहाँ से हमारे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। किसकी? हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अभी हमने जीएस की कंप्लीट कर लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो है अज का समानार्थी नहीं है? अज का समानार्थी यहाँ पर कौन कौन सा नहीं है? तो ब्रह्मा अज का समानार्थी है, दशरथ के जनक भी आपका अज का समानार्थी है, और बकरा भी अज का समानार्थी है। लेकिन हम बात करें प्रजाछच्चू जो है, प्रजाछच्चू की बात की जाए आपका भाई अंधा का पर्यायवाची होता है। किसका? अंधा का पर्यायवाची होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वो समानार्थी अज का नहीं था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कितने शब्द आकुल के पर्यायवाची हैं? आकुल के पर्यायवाची कितने शब्द हैं? तो आकुल के पर्यायवाची की बात करें हम, आकुल के पर्यायवाची कितने हो जाएंगे आपका? यहाँ पर बात करें आकुल के पर्यायवाची होते कितने, पहले इसको देख लेते हैं हम। तो आकुल की बात करें तो एक तो आपका होता है व्यग्र, क्या होता है? व्यग्र होता है। दूसरा आपका होता है बेचैन, क्या होता है? बेचैन होता है। तीसरा आपका होता है क्षुब्ध, क्या होता है? क्षुब्ध होता है। और चौथा हम बात करें तो बेकल होता है, क्या होता है? बेकल। अब इनमें से हम देख लेते हैं, तो एक तो आपका बेकल है और एक आपका क्षुब्ध भी है, तो दो आपके यहाँ पर करेक्ट है। किसकी है? आकुल के पर्यायवाची। किसकी? आकुल के पर्यायवाची है। बेशरम किसका पर्यायवाची होता है? बेशरम होता है अश्लील का। किसका होता है? बेशरम। बेशरम अश्लील का पर्यायवाची होता है। और निर्लज्ज की बात करें, निर्लज्ज किसका होता है? निर्लज्ज भी आपका अश्लील का ही पर्यायवाची होता है। किसका? अश्लील का होता है। ऑप्शन में रहेगा केवल दो सही है हमारे, आपका बेकल और क्षुब्ध जो है आपके आकुल के पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। चलिए
नेक्स्ट बात करेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक अन्य तीन से अलग है, मतलब कि तीन सही होंगे, एक ऑप्शन यहां पर गलत होगा। तो देख लेते हैं कौन सा यहां पर अलग है। तो जैसे बात करें हम निठल्ला, निठल्ला आपका ठीक है, ठलुआ भी ठीक है, निकम्मा। तो जो आपकी निकम्मा, ठलुआ और निठल्ला जो लिखा है वो किसके हैं, वो आलसी के पर्यायवाची, किसके, आलसी शब्द के पर्यायवाची हैं। लेकिन बात करें दीर्घायु किसका पर्यायवाची है, दीर्घायु की बात की जाए तो आयुष्मान का पर्यायवाची, किसका, आयुष्मान का पर्यायवाची है। तो आपको यहां पर ए वाला ऑप्शन जो है वो तीनों से अलग था। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में सभी आलोचना के पर्यायवाची हैं, आलोचना के पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो हम आलोचना की कहेंगे समीक्षा, टीका, टिप्पणी और नुक्ताचीनी, आपका सी वाला रहेगा सही। ये सभी आपके आलोचना के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से आरंभ के पर्यायवाची हैं, आरंभ के पर्यायवाची इनमें से कौन कौन से हैं। तो बात करें हम, एक तो आपका श्री गणेश हो जाएगा और आपका सूत्रपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्री गणेश और सूत्रपात आपका कहेंगे आरंभ के पर्यायवाची है। आरंभिक किसका पर्यायवाची है, आरंभिक की बात करें तो आदि का पर्यायवाची होता है, किसका, आदि का। तो ऑप्शन में हमारा रहेगा केवल 1 और 3 सही है, आरंभिक आपका आदि का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कितने शब्द आकाश के पर्यायवाची हैं, भाई आकाश के पर्यायवाची इनमें से कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें तो आकाश की बात करें तो अमर, व्योम, शून्य और नभ, चारों ही आपके आकाश के पर्यायवाची हैं। तो हम कहेंगे बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन से समूह में सभी आंख के पर्यायवाची हैं। तो एक ऐसा समूह है जिनमें आंख के पर्यायवाची सभी हैं। तो दीर्घ, चक्षु, ईक्षण और बिलोचन, ये सभी आपके सी वाला जो ऑप्शन है वो आपके आंख के पर्यायवाची के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी आम के पर्यायवाची नहीं है। तो एक ऐसा समूह है जिसमें आम के पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सी में आम के नहीं है, आम्र, नेत्रवारी, पिकबंधु। आम, नेत्रवारी, पिकबंधु की बात करें, अब इनमें से हम बात की जाए भाई साहब, यहां पर क्या बात करें, नेत्रवारी, किसकी, नेत्रवारी की बात करें। नेत्रवारी आपका आंसू का पर्यायवाची होता है, किसका, आंसू का पर्यायवाची होता है। लेकिन हम बात करें यहां पर रसाल, आम्र है ना, फलराज, ये आम के पर्यायवाची हैं आपके। बात करें फलराज, पिकबंधु और आपकी सहकार, ये भी आपके सभी आम के पर्यायवाची हैं। अमृत फल, मधुराशम और अम, ये भी आपके आंख के पर्यायवाची है। केवल इसमें हम बात करें भाई साहब नेत्रवारी, नेत्रवारी आपका किसका है, आशु का पर्यायवाची है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आस्था का पर्यायवाची क्या है, भाई यहां पर पूछा है आस्था का पर्यायवाची। तो आस्था का जो पर्यायवाची यहां पर बात करें कौन सा हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रद्धा आस्था का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, हम बात करें तो महेंद्र, मधवा और पाकारेपु, ये आपके तीनों आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर धनंजय लिखा है, धनंजय किसका पर्यायवाची है, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची, किसका, अर्जुन का पर्यायवाची आपका धनंजय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा तीन से अलग है। तो इसमें पूछा तीन से अलग कौन सा है, जैसे हम बात करें सुरचाप, शक्रचाप और सप्तवर्णधेनु। आपकी बात करें सुरचाप, शक्रचाप और सप्तवर्णधेनु, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये आपके इंद्रधनुष के पर्यायवाची हैं। किसके, इंद्रधनुष के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पर इंद्रलोक लिखा है, इंद्रलोक किसका पर्यायवाची है, हम कहेंगे इंद्रपुरी का है। किसका, इंद्रपुरी का आपका इंद्रलोक जो है पर्यायवाची है। तो सी ऑप्शन तीनों से अलग था। निम्नलिखित में से ईख का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से ईख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, उख, रसदंड और रसाल आपके एक ही के पर्यायवाची हैं। लेकिन मत्सर की बात करें, मत्सर किसका पर्यायवाची है, मत्सर भाई साहब ईर्ष्या का पर्यायवाची, किसका, ईर्ष्या का पर्यायवाची आपका मत्सर है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा तीन से अलग है। तो इसमें भी तीन से अलग बात करें कौन सा है, तो उन्मेष, उभय और उत्थान। तो भाई साहब ये तीन की बात करें आप किसके पर्यायवाची हैं, ये आपके उत्कर्ष के पर्यायवाची, किसके, उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। लेकिन उपद्रव की बात करें किसका पर्यायवाची है, उत्पात का पर्यायवाची, किसका, उत्पात का पर्यायवाची है। तो ए ऑप्शन आपका तीनों से अलग था। निम्नलिखित में से कितने शब्द उदाहरण के पर्यायवाची हैं। तो उदाहरण के पर्यायवाची की बात कराए इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे, तो हम कहेंगे इनमें से उदाहरण के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे, आपका एक कौन सा हो जाएगा, मिसाल हो जाएगा। ठीक है, मिसाल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, हम कहेंगे निमित्त, निमित्त हो जाएगा क्या, नहीं, निमित्त नहीं होगा। निमित्त किसका पर्यायवाची होगा, निमित्त जो है उद्देश्य का पर्यायवाची होता है, किसका, उद्देश्य का पर्यायवाची होता है। जबकि दृष्टांत और निदर्शन आपके तीनों आपके उदाहरण के पर्यायवाची हैं। तो हम कहेंगे तीन सही हैं, पहला वाला जो ऑप्शन था वो आपका उद्देश्य का पर्यायवाची था। उन्मूलन के पर्यायवाची नहीं है। तो उन्मूलन का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, निरसन, अंत और उत्साधन आपके उन्मूलन के पर्यायवाची है। तत्पर किसका पर्यायवाची है, तत्पर जो लिखा है यहाँ पर, तत्पर की बात करें तो उद्धत का पर्यायवाची है, किसका, उद्धत का पर्यायवाची आपका तत्पर होता है। निम्नलिखित में से यमुना के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। भाई साहब यमुना के पर्यायवाची की बात करें कौन कौन हो जाएंगे, तो हम कहेंगे जनक, जनक तनया और आपका अर्कजा, जनक तनया और अर्क, सॉरी एक मिनट, नहीं जनक तनया नहीं होगा, सॉरी
यहाँ पर कालिंदी और अर्कजा जो आपका यमुना के पर्यायवाची, किसकी? यमुना के पर्यायवाची आपकी कालिंदी और अर्कजा है। जबकि हम बेदेही की बात करें और हम यहाँ पर जनक तनया की बात करें, ये दो किसके होंगे? ये दो आपकी जानकी के पर्यायवाची है। किसके? जानकी के पर्यायवाची होंगे। तो ऑप्शन में तीसरा चौथा आपका यहाँ पर जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पर शब्द है और पर्यायवाची है, कौन सा शब्द में कौन सा पर्यायवाची सही है? अरे यहाँ पर भाई चलो खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं कौन सा है। तो युक्ति की बात करें क्या होगा? तो यहाँ पर हम यहाँ सामने लिखते जा रहे हैं। युक्ति की बात करें क्या होगा? तो युक्ति का जो पर्यायवाची होगा, युक्ति का जो पर्यायवाची होगा तरकीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरकीब हो जाएगा। ठीक है। उपयुक्त का पर्यायवाची क्या होगा? उपयुक्त का वाजिब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। ठीक है। उपस्थिति का पर्यायवाची क्या होगा? हाजिर हो जाएगा। और आपकी बात किया उपवास का पर्यायवाची क्या होगा? फाका हो जाएगा। ये जो लिखा है सामने फाका हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से उन्नति का पर्यायवाची है, उन्नति का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा? उन्नति का पर्यायवाची आपका उत्क्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्क्रमण आपका उन्नति का पर्यायवाची हो जाता है। बात करेंगे उल्लू के पर्यायवाची हैं, इनमें से उल्लू के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो हम बात करें उल्लू के पर्यायवाची के बारे में तो लक्ष्मी वाहन, कौशिक और आपके गुरगु। लक्ष्मी वाहन, कौशिक, आपके गुरगु जो है आपके उल्लू के पर्यायवाची हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पीशुन जो लिखा है, पीशुन किसका पर्यायवाची होता है? पीशुन की बात की जाए, पीशुन जो आपका पर्यायवाची होगा किसका होगा? तो हम कहेंगे पीशुन जो है कौवे का पर्यायवाची होता है। किसका? कौवे का पर्यायवाची होता है, कौवे का। निम्नलिखित में से ऊंट का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो करमेलक, महाग्रीव और लंबोष्ट, ये अभी सभी आपके ऊंट के पर्यायवाची हैं। लेकिन उत्तम किसका पर्यायवाची होता है? तो उत्तम की बात की जाए आपका किसका होगा? ऊंचा का हो जाए। क्या हो जाएगा? ऊंचा का पर्यायवाची होगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही मिलान नहीं था। तो देखो हमने यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन लगा लिए, इसके हम एक छोटा सा डायग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप कहोगे हाँ मजा आ गया। 40 क्वेश्चन हमने किए किसकी? हमने किए जीएस के। तो यहाँ पर आपने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए। हिंदी के हमने क्वेश्चन किए 20, लेकिन याद रखिएगा 20 × 4 कर लेना, आप समझ जाओगे करीब करीब हम 50 से 60 क्वेश्चन से ज्यादा जो है हिंदी के कवर कर लिए एक ही वीडियो में। तो बहुत बढ़िया सीरीज होने वाली है मेक आईएएस की। तो चैनल पे नए थे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो आए नोटिफिकेशन मिलता है। साथ में हमारे ऐप को डाउनलोड भी आप लोग कर सकते हो। वीडियो को बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।